हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं गैसेस एंड लिक्विड्स। तो गैसेस एंड लिक्विड्स का हम पार्ट 1 कर रहे हैं जिसमें हम गैसेस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लिक्विड्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और चैप्टर देखो क्या है कि जो चैप्टर का लेवल है वो 11th-12th का है। ठीक है, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा डीप में हम चले जाएंगे चैप्टर के तो हमें पूरी केमिस्ट्री का मतलब छाननी पड़ जाएगी, है ना। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए फिर उस चीज़ के लिए। तो गैसेस एंड लिक्विड्स हम पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं हम पढ़ेंगे, वो चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए फॉर योर MCQs, फॉर योर KVS PRT एग्ज़ाम। ठीक है, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, मोस्टली सब चीज़ कवर की हुई है। पर जो बहुत डीप में जा रही हैं चीज़ें, जो आपके मतलब की नहीं, जो हमारे सबके मतलब की नहीं, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। गैसेस, तो गैसेस एंड लिक्विड्स देखो, गैसेस एंड लिक्विड्स टुगेदर आर सेड एज फ्लूइड्स। यानी कि गैसेस और लिक्विड्स, आपसे सबसे पहली लाइन NCERT की यही है। तो जो ये गैसेस एंड लिक्विड्स है, इसको हम एक साथ टुगेदर फ्लूइड्स का नाम देते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूं कि गैसेस एंड लिक्विड्स को हम फ्लूइड कह ही नहीं सकते। हम गैसेस को भी फ्लूइड कह रहे हैं और हम लिक्विड को भी कह रहे हैं। पर ऐसा पॉसिबल कैसे है? कैसे पॉसिबल है भाई? जो लिक्विड है वो, लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो दोनों फ्लूइड में कैसे आ सकते हैं? पर जो भी है, चलो कोई नहीं। NCERT में है तो हमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि फ्लूइड में क्या क्या आता है, गैसेस एंड लिक्विड्स, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ओनली लिक्विड्स या ओनली गैसेस, इस तरह से आएगा। तो आपको ऑप्शन मार्क करना होगा गैसेस एंड लिक्विड्स। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, पॉइंट पे चलते हैं। गैशियस स्टेट पर जो गैसेस है वो, उसका कैसे टेम्परेचर कितना होता है और प्रेशर कितना होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और पता होनी चाहिए। देखो गैसेस में ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप खुद इसमें से ऑप्शन को सोचिए और बताइए। जो गैसेस है, गैसेस में टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है, प्रेशर लो होता है या हाई होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, चलो पहले मैं आपको समझाऊंगी फिर आपको ऑप्शन बताऊंगी। चलो सपोज करो आपके पास एक लिक्विड है। ठीक है, आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड है। आपने उस कंटेनर को, लिक्विड है ठीक है, आपने उस कंटेनर को हीट किया या फिर बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया उस कंटेनर को। अब उस कंटेनर में क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे लिक्विड के, वो रैंडम मोशन करने लगेंगे। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम कर देंगे तो वो रैपिड मोशन करने लगेंगे, यानी बहुत तेज वाइब्रेट और मोशन उनका होने लगेगा। एक दूसरे से वो टकराने लगेंगे। ठीक है, कंटेनर की वॉल पे वो टकराएंगे, मतलब इस तरह से उनमें मूवमेंट आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो पार्टिकल्स ऐसे वॉल ऑफ कंटेनर की उस पे मार रहे हैं, सब पे मार रहे हैं, तो क्या होता है कि पार्टिकल्स दूर दूर होने लग जाते हैं। दूर दूर होने लग जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स में से कम हो जाएगा। अब समझो इन चीज़ों को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता जा रहा है, पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर होते जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि जब लिक्विड को आपको गैस में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि गैशियस स्टेट पर, यानी कि गैसेस में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हाई ही होना चाहिए। वो टेम्परेचर हाई होता है तब वो गैसेस रहती हैं। अगर टेम्परेचर को कम कर दोगे तो वो लिक्विड बनेंगी। ठीक है, लिक्विड का टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम कर दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। और एक तो टेम्परेचर आपने देख लिया कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए गैसेस के लिए, और प्रेशर लो होना चाहिए। अगर प्रेशर लो होगा तो जो वॉल्यूम है ना गैस की, वो बहुत दूर दूर तक फैलेगी, यानी कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो यही तो हमें चाहिए गैसेस में, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम से कम हो, ताकि जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर रहें, वो क्लोज ना आए। क्लोज आ जाएंगे तो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए। थर्ड देखते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीकेस्ट। ये हमने अभी समझ लिया कि भाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट होना चाहिए, वो लीस्ट होना चाहिए गैसेस के केस में। लीस्ट होगा, कम होगा, कम से कम होगा,
तभी जाकर वो जो गैसेज हैं उनके पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे और वो गैसेस कहलाएंगे। फोर्थ है हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है कैसे? सभी को पता है कि अगर मैं खूब सारी गैस जो एक आपके पेंसिल के डिब्बों में बंद कर दूं तो वो वहां पे भी बंद हो जाएगी। अगर उस गैस को मैं एक पूरे रूम में फैला दूँ तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो मतलब अगर बहुत बड़ी सी गैस को हम छोटे से डिब्बे में बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हाईली कंप्रेसिबल है, दबा सकते हैं गैस को हम जितना चाहें। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड नहीं होता है, यानी कि वॉल्यूम जो है गैस का वो एक्चुअली में कंटेनर का वॉल्यूम होता है। जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम गैस जो है ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी कि वही वॉल्यूम गैस का हो जाता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द कंटेनर। ठीक है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द कंटेनर। नेक्स्ट है आपका शेप भी इसका फिक्स्ड नहीं है और शेप भी डिपेंड करता है कंटेनर पर ही। उसके बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स। ठीक है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको हम वेंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। कौन से फोर्सेस कहते हैं? वेंडर वॉल फोर्सेस। अब आप इसको वेंडर वॉल फोर्सेस पढ़ने के लिए ना आपको केमिकल बॉन्डिंग पता होनी चाहिए, आपको काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा। तो हम वही चीज़ डीप में नहीं जाएंगे, पर हम बस ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट समझ लेंगे। तो जो वेंडर वॉल फोर्सेस हैं देखो वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड, ये सारे नाम है वेंडर वॉल फोर्सेस के कि कौन कौन से होते हैं, तो लिख लीजिए इनको। और एक होता है डिस्पर्शन फोर्सेस जिसको हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। तो हो सकता है अगर एग्जामिनर चाहे तो क्वेश्चन डाल दें कि ये आप बताइए वेंडर वॉल फोर्सेस कौन कौन से, इनमें से कौन सा वेंडर वॉल फोर्स नहीं है। तो एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है कि ये 3 आपको वेंडर वॉल फोर्स दे रखे हैं और अलग से बोला है ये जो 2 मैंने नीचे लिखे हैं ब्लू से, आयन डाइपोल फोर्सेस एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर नॉट वेंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन वेंडर वॉल फोर्सेस। तो ये वाले दो जो हैं ये इंक्लूडेड नहीं है वेंडर वॉल फोर्सेस में। तो आपसे क्वेश्चन चाहे तो पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो वेंडर वॉल फोर्स नहीं है। तो हो सकता है आपको ये 3 ऑप्शन दे दें, ये वाला, ये वाला और ये वाला जो है, एक इसमें से नीचे वालों में से दे दें जो नहीं है, तो आपको ये मार्क करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टेट वेरिएबल्स मतलब देखो गैसियस एक स्टेट है। अच्छा, स्टेट का क्या मतलब है? यानी कि हमें पता चलता है, स्टेट का मतलब ये है कि भाई इस स्टेट वर्ड से हमें पता चलता है कि जो भी ये चीज़ें हैं लिक्विड गैसेस स्टेट, ये अपनी कौन सी स्टेट में है। सिंपल सी बात है, कौन सी स्टेट में है पता चलता है। टेम्परेचर कैसा है इसका, उससे पता चलता है, प्रेशर से पता चलता है, वॉल्यूम से पता चलता है। इन सारी चीज़ों से हम पता लगाते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि हमारा स्टेट कौन सा है। तो वही स्टेट वेरिएबल्स हैं कि जो गैसेस के स्टेट वेरिएबल्स हैं, यानी कि गैसेस में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इन चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि ये गैसेस हैं। ये क्या है? ये मास है सबसे पहला, इसकी एसआई यूनिट केजी है, शॉर्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल। वॉल्यूम है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है। अब आप सोचेंगे लीटर या मिलीलीटर नहीं होती क्या? जी नहीं, नहीं होती, मीटर क्यूब होती है, आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन होती है। आपको पता है अगर डिग्री सेल्सियस में आपको कोई चीज़ दी है तो उसमें आप 273 प्लस करके उसको केल्विन में चेंज कर सकते हो। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो पास्कल होती है, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। डेंसिटी की यूनिट होती है एसआई केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलो मेन पॉइंट्स है कुछ प्रेशर के, वो देख लेते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया कैसे आया? देखो सबसे पहली बात, बहुत इजी सी बात है। जब गैसेस के पार्टिकल्स मान लो किसी कंटेनर में है और वो गैसेस में गैशियस रूप है, गैशियस स्टेट है, तो इसका मतलब टेम्परेचर होगा हाई, यानी कि वो पार्टिकल्स जो है मूवमेंट कर रहे होंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, रैपिड मूवमेंट हो रहा होगा, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और कंटेनर की वॉल से टकरा रहे होंगे। तो जो प्रेशर, समझो इस चीज़ को, जो प्रेशर वो पार्टिकल, ठीक है, जो प्रेशर वो पार्टिकल्स एक्सर्ट कर रहे हैं जब वो वॉल पे मार रहे हैं,
तो उसी को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेशर को डिफाइन किया गया है फोर्स अपॉन एरिया से, यानी कि जिस फोर्स से वो पार्टिकल वॉल कंटेनर की वॉल को हिट कर रहा है वो होता है आपका प्रेशर। तो फोर्स अपॉन एरिया यानी कि फोर्स और उस वॉल का एरिया ऑफ दैट वॉल, ठीक है। तो प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखते हैं गैस प्रेशर जो है, गैस प्रेशर को मेजर किया जाता है मैनोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। एक फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, यानी कि ये फ्लूइड का बहना, उसको मेजर किया जाता है वेंचुरी मीटर से। एक चीज़ है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर भी एक प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में कुछ ऐसा निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बस आपको ये पता होना चाहिए गॉज प्रेशर जो है वो भी मैनोमीटर से ही मेजर किया जाता है। अच्छा, अब ये जो देखो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रेशर की यूनिट है, 1 एटीएम जिसे हम कहते हैं, एटीएम है ना, वो भी प्रेशर की यूनिट है। तो देखो 1 एटीएम जो है ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई है कि किस किस के बराबर है। 1 एटीएम देखा जाए तो इस पास्कल के बराबर है, 1 एटीएम देखा जाए तो इतने किलो पास्कल के बराबर है, 1 एटीएम देखा जाए तो 760 mm ऑफ एच के बराबर है। एच मतलब मर्क्यूरी। 1 एटीएम देखा जाए तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच के बराबर है, जिसको हम 1.01325 बार्स भी बोलते हैं, यहाँ पे 760 टॉर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इनको एक बार ज़रूर देख लेना। डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। और अगर यूनिट निकालना चाहे तो मैंने आपको बता दिया केजी पर मीटर क्यूब होती है, यहाँ से निकाल भी सकते हो कि मास में की जो यूनिट है वो केजी, वॉल्यूम की यूनिट जो है वो मीटर क्यूब, और इसको कर दो ऊपर, जो मीटर क्यूब है उसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर क्यूब बन जाएगा। तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी की एसआई यूनिट है। डेंसिटी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है आपकी वेपर डेंसिटी। तो जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है उसका मतलब एक्चुअल डेंसिटी है, यानी कि जो डेंसिटी एक्चुअली में है गैस की वो डेंसिटी है एब्सोल्यूट। वेपर डेंसिटी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, यानी कि वेपर डेंसिटी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है जो हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकालते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो गैस हाइड्रोजन से कितनी भारी है, वो होती है वेपर डेंसिटी, ठीक है। जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, D इज इक्वल टू पी एम अपॉन में आर टी। P इज प्रेशर, M इज मास, R इज आर कॉन्स्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। जो R है वो कॉन्स्टेंट है, वो सेम रहता है हर गैस के लिए और इसकी वैल्यू भी सेम रहती है, फिक्स्ड रहती है, और जो कि ये है और एक दो और वैल्यूज है जो हम आगे पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई। आप मुझे पता है ये चीज़ें देखो है केमिस्ट्री ही, तो अब जो बच्चे हैं अपने उनको थोड़ा डिस्टर्बिंग तो लगेगा ये चीज़ें, पर ठीक है, फिर मैंने इसको इतना मैंने सरल कर देने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे से मैंने मतलब कर देने की कोशिश करी है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ गैसेस की। गैसेस के कुछ लॉज होते हैं जिनके इर्द गिर्द ही गैस घूमती हैं, यानी कि अच्छा मैं पहले ये चीज़ बताती हूँ कि जो गैसेस हैं, ये जो लॉज हैं गैसेस के, ये तीन चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं। एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम और एक है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेंगी सारे लॉज जितने भी होंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला लॉ आएगा बॉयल्स लॉ, यानी कि ये चीज़ है कि भाई एक कांस्टेंट कर देंगे, दो में रिलेशन बता देंगे, ठीक है, इस तरह से है। तो सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या बोला है कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया है किसी गैस का, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट मतलब फिक्स कर दें, एक टेम्परेचर हमने किसी गैस का फिक्स कर दिया, उसके आगे हम टेम्परेचर को नहीं इंक्रीज कर रहे, वो टेम्परेचर फिक्स है, उतना ही है उस गैस का टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी गैस का, कोई गैस है, सपोज कोई गैस है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, उसमें क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये इनवर्सली जो होता है ना वो यही होता है। जब मैं बोलती हूँ डायरेक्टली तो इसका मतलब जो मैंने बोला कि यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रेंड, तो
तो इसका मतलब अगर आपका फ्रेंड कुएं में कूदेगा तो आप भी कूदोगे, आप भी कूदोगे तो आपका फ्रेंड भी कूदेगा। आप पढ़ोगे तो आपका फ्रेंड पढ़ेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो आपका फ्रेंड नहीं पढ़ेगा। तो ये चीज़ है। इसी मैंने बोला कि प्रेशर इज, अब और मैंने बोला कि यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रेंड। इसका मतलब बिल्कुल उल्टे हो, अगर तुम पढ़ोगे तो वो खेलेगा तो तुम पढ़ोगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वही चीज़ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जो मैंने एक सर्कल में किया हुआ है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो हमें ऐसे ही दिखाना है, ये P है इनवर्सली, यानी कि मुझे नीचे लिखना होगा V, है ना, तभी इनवर्सली शो करूंगी। डायरेक्ट में करूंगी तो ये ऊपर मुझे V ऊपर लिखना होता, पर मुझे ऐसा तो करना नहीं है, मुझे शो करना है इनवर्सली। तो इस तरह से होगा इनवर्सली। तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हमें लगाना होगा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, जब हम ये वाला साइन, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इज इक्वल टू लगाया और साथ में k लगाया। k इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है जो हमने इक्वल टू के, जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया ना, तो इसीलिए हमने उस k को लगाया। अब इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो पी वी क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू के, यानी कि ये जो के है वो एक कांस्टेंट का साइन है, तो मैंने लिख दिया पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। इसको आपको समझने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आप बस इतना समझोगे कि अगर आप 1 2 3 4 5 मतलब कोई भी इसमें से एक्सप्रेशन आ जाए और बोल दिया जाए इनमें से बताइए कि कौन सा बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन नहीं है, तो भाई ये सारे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक चीज़ याद, आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। बहुत ईजी है कि बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं। बॉयल्स लॉ में हमने बात की कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम बचा। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप बताया बॉयल्स लॉ ने, वो ये बताया कि P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। अब ग्राफ देख लेते हैं। जो ग्राफ बनेंगे बॉयल्स लॉ के, उनको आइसोथर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। सबसे पहली लाइन यही कहती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और तो इसीलिए हमने उसको आइसोथर्म का नाम दिया, यानी कि थर्म होता है टेम्परेचर, आइसो मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले ग्राफ देखा है हमने P का और 1/V का, यानी कि इस P का और इस 1/V का। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया है। आपको सिंपल बस आप याद करो इनको, ठीक है, आपको बस ये चीज याद कर लो। नेक्स्ट हमने देखा P और V का ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। यानी कि आप इसमें हर चीज सेम, हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कैसे P और V का ग्राफ, जैसे मैंने बताया P और V, तो यानी कि यहाँ पे यहाँ पे प्रेशर कुछ 9 है मान लो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम इस लाइन पे होगी, तो वॉल्यूम कुछ 2 के आसपास है, तो ये हो गई। तो यानी कि प्रेशर 9 है, वॉल्यूम 2 है, तो यानी कि देखो प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रही है। इसी तरह से जब आप इस पॉइंट पे आ जाओ, तो इस पॉइंट में आप देखोगे जो आपका प्रेशर होगा वो कुछ 2 के बराबर होगा, और जो वॉल्यूम है वो आपकी, आप देख लो यहाँ कुछ है तो वो 6 के बराबर होगी। तो अब प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं इस चीज को कि कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें दिखा रहा है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V। इसमें क्या है, इसमें 1/V है, यानी कि 1/V है, तो इसको इसीलिए स्ट्रेट लाइन बना दी है कि 1/V के बराबर है। P इज, देखो मैंने कहा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसीलिए ये ग्राफ आया। मैंने बोला P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो ये स्ट्रेट ग्राफ आया। अब डिफरेंस समझे इस चीज को, ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट करो और याद करो। नेक्स्ट ग्राफ हमने देखा PV और V का। अब हमने यहां से देखा कि PV कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ बना दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज आपको बॉयल्स लॉ की समझ में आई कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके,
आगे बढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ आता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहते हैं, अब चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया है और बोला है वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, यानी कि अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इस तरह से कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू लगाया, साथ में एक कांस्टेंट भी जोड़ा जो कि के है। अब हमने वी बाई टी कर दिया इज इक्वल टू के, और वी वन टी वन इज इक्वल टू वी टू टी टू। ये चीज़ आपको जो है समझ में आ रही है? ये चीज़ मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पर आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो कुछ भी नहीं है कि हमने देखा जो भी चीज़ है वॉल्यूम है जैसे, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटाते हैं तो हम साथ में कांस्टेंट ज़रूर जोड़ते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ की कि v को जो है हमने के टी लिख दी, v इज इक्वल टू के जोड़ दिया हमने और t रहने दिया। उसके बाद हमने क्या किया, v बाय टी कर दिया यहाँ पे, और के यहाँ पे आना ही आना है, सॉल्व किया हमने आगे। v बाई टी इज इक्वल टू के, तो अब हम देख रहे हैं v बाई टी इज इक्वल टू के, यानी कि k इज अ कांस्टेंट, तो v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, यानी कि v1 और t1, v1 बाई t1 बराबर होगा v2 t2 के। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ हमने देखा था कांस्टेंट प्रेशर है, तो यानी कि बार, प्रेशर की एक यूनिट होती है बार, ठीक है, एक यूनिट होती है प्रेशर की बार। एसआई यूनिट पास्कल है, बार भी एक यूनिट है लेकिन। अच्छा, तो बार मतलब प्रेशर, आइसो मतलब सेम, यानी कि सेम प्रेशर। ग्राफ देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कुछ नहीं करना है, सीधा एक लाइन बना देनी है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और गैस एक्सपैंड कर गई। वही बात है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होने लग गए हैं, और जब वो दूर दूर होने लग गए हैं तो गैस की वॉल्यूम बढ़ गई और गैस फैल गई है। कुछ नहीं है इसमें तो। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हॉट एयर इज लेस डेंस देन कोल्ड एयर, वाई? इसका रीज़न मैं चाहूँ तो भी बता दूँ, पर चार्ल्स लॉ से ही रिलेटेड है, चार्ल्स लॉ से ही है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं चाहती हूँ आपको इतना समझ में, आपको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है पता नहीं, बस यही जानना है, ठीक है? आप ज़रूर इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है गेलुसैक लॉ। गेलुसैक लॉ में क्या कहता है कि अब वॉल्यूम ही बच गया है भाई, तो अब क्या हुआ, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर और टेम्परेचर बच गया। तो वही चीज है, प्रेशर और टेम्परेचर को इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया, यानी कि प्रेशर बढ़ाओ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, साथ में के जोड़ा, p बाय टी इज इक्वल टू के, p बाय टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यानी कि p1 t1 इज इक्वल टू p2 t2, ठीक है। जो इसका ग्राफ होगा वो फिर से एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आइसो कोर बोलते हैं इनके ग्राफ को, कोर मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड चीज, कांस्टेंट मतलब आइसो, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। आपको मेन ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक, फॉर्मूलेज याद रखने हैं, और ये याद भी रखना है कि गेलुसैक लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये चीज, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, मैं इनको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। जैसे बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, और अपना गेलुसैक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बता दी। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, ये चीज बहुत जरूरी है याद रखनी। तो देखो, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको कुछ इस तरह से याद रखो, जब आप किसी भी चीज को बॉयल करते हो, यानी कि आप अपना खून देखो, खून, ब्लड, आप कहते हो मेरा खून का खौल रहा है, तू यहाँ से चले जा, मेरा खून बहुत खौल रहा है अभी, तू यहाँ मेरे सामने से चले जा, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है, जब हम खौल रहे होते हैं तो यानी कि हमारा टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यानी कि हमारे दिमाग में जब हम बॉयल हो रहे होते हैं या फिर हम पानी को बॉयल कर रहे हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर दिमाग में आता है। तो बॉयल्स लॉ से टेम्परेचर दिमाग में आएगा और सीधे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे। चार्ल्स लॉ से प्रेशर याद रखना है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर को कैसे याद रखोगे चार्ल्स लॉ से, वो कुछ ऐसे याद रखना, देखो भाई, आपका दोस्त आपको कहता है कि भाई मूवी चल ले, बहुत अच्छी मूवी कोई लगी हुई है, तो आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे नहीं चलना, वो कहता है नहीं भाई चल ले, बहुत अच्छी मूवी है, कोई सस्ती सी मूवी है, चल लेना भाई, प्लीज चल लेना भाई, इस तरह से आपके दोस्त बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो इस तरह से आप याद रखोगे। वो कहते हैं नहीं भाई चाल ले भाई चाल ले, वो कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं चाल सकता, प्रेशर मत दे मुझे, प्रेशर मत दे, इतना प्रेशर मत कर, मैं नहीं चाल सकता। वो कहता है चाल ले भाई, कहता नहीं चाल सकता, प्रेशर मत कर,
ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखोगे। आप कहोगे यार चालना पड़ेगा यार, प्रेशर, इतना प्रेशर देते हैं, चालना पड़ेगा। तो चार्ल्स लॉ से प्रेशर बच गया वॉल्यूम, और गेलू सेक में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो ये चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आपने क्या किया, तीन गैसेस ले ली। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने तीन गैसेस ले ली, ऑक्सीजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली और ओजोन गैस ले ली। इन्होंने बोला सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आप इन तीनों गैसों में टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रख दो। इसमें भी टेम्परेचर एक जैसा, इसमें भी और इसमें भी प्रेशर, इसमें भी प्रेशर, इसमें भी प्रेशर, तीनों का प्रेशर सेम, तीनों का टेम्परेचर सेम। ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम है 50 ml 50 ml 50 ml, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x x x। तो ये बोल रहा है कि 50 ml जो है आपका वॉल्यूम है, तो जो मोल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसी के बराबर होंगे, इसी के बराबर होंगे, इसी के बराबर होंगे। तो सिंपल सी बात है, एवोगैड्रो लॉ कहता है जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम है गैसेस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूल्स के, यानी कि जितना वॉल्यूम होगा उतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब आइडियल गैस पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। इसको पढ़ने के लिए भी पानी वानी पी लो पहले तो। चलो, बात करेंगे आइडियल गैस की। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आई, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है कहाँ से आती है। हमने देखे कौन से लॉ, बॉयल्स लॉ देखा, चार्ल्स लॉ देखा, गेलू-सैक लॉ देखा और एवोगैड्रो देखा। अब मैं बोल रही हूँ कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, जब हम इन तीन लॉ को कंबाइन करते हैं तो हमें आइडियल गैस की इक्वेशन मिलती है। जब हम इन तीन लॉज को इन तीन लॉज की जो एक्सप्रेशंस हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो भी है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो तीन इक्वेशन है हमारे पास, ये बॉयल्स की, चार्ल्स की और एवोगैड्रो की, जब हम इनको तीनों की इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन ये निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आइडियल गैस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है मैं समझाती हूँ। आइडियल गैस प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। देखो, थियोरेटिकली पॉसिबल, थियोरेटिकली तो हम पढ़ ही रहे हैं, थियोरेटिकली हम इस क्या कहते हैं, इक्वेशन को बहुत पढ़ देंगे। केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो बहुत पढ़ोगे इस इक्वेशन को। तो आइडियल गैस हम थियोरेटिकली तो पढ़ते ही हैं केमिस्ट्री वाले बच्चे, पर जो प्रैक्टिकली चीज़ अगर मैं बताऊँ, प्रैक्टिकल रियल लाइफ, तो उसमें आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। आइडियल गैस क्यों नहीं पॉसिबल है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ये बोलती है कि जो हमारी जो आइडियल गैस है वो कहती है कि भाई मैं यानी कि आइडियल गैस, मैं PV इज इक्वल टू nRT, ये जो मेरी इक्वेशन आई है, ये मैं हर टेम्परेचर पे और हर प्रेशर पे इसको ओबे करूंगी। यानी कि आप ये कह लो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, ये जो तीनों लॉ हैं वो हर टेम्परेचर पे और वो हर प्रेशर पे एग्जिस्ट करने चाहिए, तब वो आइडियल गैस होती है। पर ऐसा असल में नहीं होता है। आइडियल गैस इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कहती है कि मैं जो है PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि इन तीनों लॉज को मैं हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे कराने वाली हूँ। इसीलिए आइडियल गैस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। इसीलिए इन गैसेस को हम रियल गैस का नाम देते हैं। ठीक है, आइडियल और रियल, अब ये दो गैस आपके सामने आ गई। तो जो रियल गैस आई है, अब रियल गैस जो है आइडियल गैस नहीं होती, आइडियल गैस रियल गैस नहीं होती। क्योंकि आइडियल गैस रियल गैस नहीं होती, मतलब क्योंकि आइडियल गैस जो है पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उसको हम आइडियल गैस नहीं, हम रियल गैस के नाम से जानते हैं। आइडियल गैस कहती है PV इज इक्वल टू nRT को मैं फॉलो करूंगी, रियल गैस कहती है ऐसा हो नहीं सकता। तो रियल गैस कहती है नहीं, मैं ऐसा फॉलो नहीं करती, PV को
पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, वो ये बोलती है। अच्छा, एक टाइम आता है जब रियल गैस जो है वो आइडियली बिहेव करती है एक पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन सा है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि जो आइडियल गैस है वो हर टेम्परेचर पे और हर प्रेशर पे होगी। यानी कि हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर पे, मतलब ये हर उस पे होगी। रियल गैस जो है, रियल गैस क्या कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। रियल गैस, लेकिन रियल गैस एक टाइम पे आइडियल की तरह बिहेव करती है और वो होता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियल गैस आइडियल गैस की तरफ जा बिहेव करती है तो वो कौन सा पॉइंट होता है? तो वो ये पॉइंट होता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर रियल गैस बिहेव आइडियली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडियल गैस बन गई, वो आइडियली थोड़ा सा बिहेव करने लगती है। ठीक है, तो ये चीज। चलो, अब आइडियल गैस में बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? इसको हम जेड से, पहली बात हम इसको जेड से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वी रियल अपॉन में वी आइडियल। समझोगे, सारी चीजें समझोगे, अभी नीचे सारी चीजें समझ जाओगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आखिरकार होता क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो फैक्टर है जो हमें ये पता लगाता है, क्लियर मतलब हमें क्लियर कट चीजें बता देता है। क्या बता देता है? कि गैस रियल है कि गैस आइडियल है, या फिर जो अपनी रियल गैस है वो आइडियल गैस से कितना डेविएट कर गई है। अभी सब समझ में आएगा, आप बस नोट करते जाओ कि रियल गैस जो है आइडियल गैस से कितना डेविएट कर गई है, वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है 1 के बराबर होता है। Z इज इक्वल टू 1। देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस की इक्वेशन। पीवी अपॉन में एनआरटी किया तो इज इक्वल टू में के साइड में 1 आएगा, बहुत ठीक है। इस 1 पे मैंने यहाँ पे Z लिख दिया, तो अगर मैं देखूँ Z और 1, तो Z इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। अब जब मैंने Z इज इक्वल टू 1 कर दिया तो मैं कह सकती हूँ आइडियल गैस जो है उसमें Z जो होता है वो 1 के बराबर होता है। आइडियल गैस में Z इज इक्वल टू 1, लिख लो ये आप। आइडियल गैस में Z इज इक्वल टू 1, सब समझ आएगा अभी। अब चलो थोड़ा सा डिफरेंस पहले जान लेते हैं आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में। मैंने बताया आइडियल गैस कहती है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा हर टेम्परेचर पे हर कंडीशन में। रियल गैस कहती है पीवी एनआरटी के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। आइडियल गैस कहती है Z इज इक्वल टू 1 है। अभी हमने देखा कि आइडियल गैस में Z इज इक्वल टू 1 होता है। रियल गैस कहती है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आइडियल गैस कहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। यानी कि मान लो ये कंटेनर है, ये पार्टिकल्स हैं, दूर दूर है सारे, तो वो कहती है कि बिल्कुल जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये कहती है रियल गैस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, होगा, होगा। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोल रही है कि हमने जब खुद ही देखा कि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स में हमने देखा कि आइडियल गैस सॉरी गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, तभी वो गैस बनती है। अब ये बोलती है नहीं, फोर्सेस होते हैं तभी तो जाकर के गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। वो कुछ इस तरह का एक्सप्लेनेशन देती है। आइडियल गैस कहती है वॉल्यूम नहीं होती गैस में, रियल गैस कहती है वॉल्यूम होती है। ठीक है। जैसे कि मान लो आइडियल गैस बोल रही है कि एक पूरा रूम है, उसमें गैस फैली हुई है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, और अगर उन मॉलिक्यूल्स को भी इकट्ठा कर दो, कोने में भी इकट्ठा कर दो, ऐसे जैसे गैस है कोने में भी ऐसे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा कर दो, तो हम देखेंगे कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है। पर रियल गैस कहती है नहीं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। वो ऐसा क्यों कहती है? वो ऐसा क्यों इसलिए कहती है क्योंकि वो उसके मानने में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अगर उनको एक जगह इकट्ठा भी कर दो तब भी वॉल्यूम तो निकल करके आएगी ही आएगी। तो ये चीजें आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में हमने जानी कि आइडियल गैस और रियल गैस कितनी अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं। अब लेकिन रियल गैस एक बार आइडियल जरूर बिहेव करती है, और वो कब बिहेव करती है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर।
ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। Z को याद रखना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस। अब चलो ये ग्राफ देख लेते हैं एक बार जो बनाया हुआ है साइड में, इससे आपको डेविएशन समझ में आएगा, इससे आपको समझ में आएगा एक्चुअली मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सपोज क्या मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है P और V का। आपको पता है P और V का ग्राफ ऐसा ही बना था, मैंने अभी बॉयल्स लॉ में आपको बताया, ठीक है। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो आइडियल गैस की है, वो जो ग्रीन कलर की लाइन है वो आइडियल गैस की है। गैस का जो है ग्राफ ऐसा बना हुआ है आइडियल गैस, क्योंकि हम थियोरेटिकली आइडियल गैस ही पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ग्राफ जो है बना हुआ है आइडियल गैस का। जो रियल गैस का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो मैंने नेक्स्ट लाइन से शो किया है पिंक लाइन से, डॉट 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 वाली, ठीक है। तो ये चीजें हो गई दो। अब अच्छा, अब मैंने बोला, अब समझो इस चीज को, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझना। सपोज मैंने बोला कि एग्जाम में पास होने के लिए आपको 40% नंबर लाने हैं, यानी कि 40 नंबर आपको एग्जाम में पास होने के लिए लाने हैं। कुछ होशियार बच्चे, कुछ बहुत होशियार बच्चे जो 40 नंबर से ज्यादा लेकर आए, 60 लेके आए, 70 लेके आए, 80 लेके आए। कुछ थे जो 40 से नीचे लेकर आए, 10, 20, 1, 2 इस तरह से लेके आए। तो जो पहले तो जो 40 वाली लाइन है वो एक आइडियल लाइन है, ठीक है। इसी तरह से आइडियल गैस को मानते हैं कि वो एक आइडियल गैस है, मान लो। अब इस आइडियल गैस के ऊपर रहने वाले जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव हो गए, जो इस आइडियल गैस से, यानी कि जो आइडियल लाइन 40 वाली उससे जो नीचे वाले हैं वो नेगेटिव बच्चे हो गए, नेगेटिव। तो यानी कि जो आइडियल गैस से ऊपर थे वो पॉजिटिव डेविएशन हुआ है उनका, यानी कि उस 40 वाली लाइन से वो डेविएट कर गए, पॉजिटिव डेविएट करे, ज्यादा लेकर आए हैं पॉजिटिव डेविएट कर गए, जो कम लेकर आए हैं वो नेगेटिव डेविएट कर गए। बस इसी को अगर आप समझ गए तो सब समझ जाओगे। अब देखो आइडियल गैस की लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है और रियल गैस की ड्रॉ कर रही है। एक गैस, कोई गैस है आपकी, उसका कोई वॉल्यूम है, ठीक है। आप उसका वॉल्यूम निकाल रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका वॉल्यूम कुछ यहां पे आएगा, पर आया यहां पर, यानी कि आइडियल पे तुम एग्जिस्ट कर रहे थे, आया रियल पर, आइडियल से ज्यादा आया है, आया ज्यादा, आइडियल से वॉल्यूम ज्यादा आया है, यानी कि इस 9 पर, इस 9 प्रेशर पर ये चीज है। तो तुम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आया यहां पर, यानी कि जो वॉल्यूम था तुम 2 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वॉल्यूम तुम्हारा आया 5 पर। यानी कि क्या हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव, पहले समझो जो लिखा हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन हुआ है पहली बात तो आइडियल से, क्योंकि आगे निकल गई है चीज, ठीक है। आइडियल से आगे निकल गई है चीज, तो अभी क्या हमने देखा कि जो रियल गैस थी वो ज्यादा हो गई, उसका वॉल्यूम ज्यादा आया है आइडियल गैस से। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, यही तो देखा हमने। समझो, फिर से समझो एक बार। देखो ये आइडियल गैस की लाइन है, ये वाली, और ये वाली रियल गैस की, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि वॉल्यूम, तुम्हारा कुछ वॉल्यूम जो था तुम एक्सपेक्ट यहां कर रहे थे, आया यहां पे, या ये तो प्रेशर की लाइन है, ये प्रेशर की लाइन है, याद रखना ये वाली। तो यानी कि 9, ये प्रेशर, 9 प्रेशर पर तुम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉल्यूम, यानी कि तुम वॉल्यूम को कहां पे, ऐसे 3 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वॉल्यूम कहाँ आया, 5 पे या फिर 4 पे आया। तो वॉल्यूम रियल का ज्यादा हुआ ना, रियल का ज्यादा हुआ आइडियल से। तो बस यही चीज है, वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, कहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन में। और जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो z को हम ग्रेटर देन 1 लिखते हैं। रियल गैस में हम क्या कहते हैं, z 1 के बराबर नहीं होता, या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। तो वही चीज है, 1 से ज्यादा आया है तो z इज ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव डेविएशन हुआ, आइडियल से आगे निकल गई गैस, वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा आया है आइडियल से, और ये चीज हाई प्रेशर पे होती है। आप खुद देख रहे हो यहाँ 9 प्रेशर पे थी, है ना, 9 पे ये चीज हुई है, 9 पे, तो हाई प्रेशर पे ये चीज हुई है। हाई प्रेशर पे आपका पॉजिटिव डेविएशन रहता है, वॉल्यूम रियल का ज्यादा आता है, और फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव होता है। अब आप खुद देखो, वॉल्यूम रियल का ज्यादा आया है, वॉल्यूम ज्यादा आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, गैस एक्सपैंड कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, यानी कि रिपल्सिव उनमें फोर्स है। बस सेम चीज इसी की उल्टी जो है
नेगेटिव डेविएशन में हो जाती है। नेगेटिव डेविएशन अगर आप समझोगे तो कुछ नहीं है इसमें। मान लो आपने क्या किया, वही चीज है कि गैस की वॉल्यूम आप आइडियल पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप मान लो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आ गई यहाँ। तो यानी कि प्रेशर देख लो पहले तो कितना है, 1 इसका प्रेशर हो रहा है, ठीक है, 1 इसका प्रेशर है। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम रियल की 7 है और आइडियल की 9 है। तो यानी कि वॉल्यूम रियल की कम है इस बार, ये चीज हुई है। और ये लो प्रेशर पे हुई है। तो वही चीज है, अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो z जो है वो लेस देन 1 होगा, लो प्रेशर पे होगा, वॉल्यूम रियल की कम आई है वॉल्यूम आइडियल से, और फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव, इस बार वॉल्यूम कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे थोड़े, तो अट्रैक्टिव फोर्स उसमें होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज आई होप समझ में आई। अब देखो कि अब आप समझ लो, इसी चीज को कहते हैं डेविएशन, कि मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे या तो ज्यादा आ गया या कम आ गया, तो रियल गैस जो है वो डेविएट कर गई। ठीक है, और ये चीज हमें कौन बता रहा है, जेड बता रहा है। कैसे बता रहा है, हमने कहा जेड 1 से ज्यादा है। अब बताओ गैस डेविएट करी है तो कौन कैसे करी है, पॉजिटिव करी है। मैंने कहा जेड 1 से कम है तो गैस डेविएट करी है कैसे, नेगेटिवली डेविएट करी है। नेगेटिव डेविएशन होता है लो प्रेशर पर, वी रियल लेस होता है वी आइडियल से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि जेड को समझ गए कि गैस कितना डेविएट, कैसे डेविएट, कहाँ डेविएट, गैस रियल है या आइडियल है, ये सारी चीजें जेड हमें बताती है। तो 1 होगा, जेड अगर 1 है तो आइडियल गैस है, जेड अगर 1 नहीं है तो वो रियल गैस है, ज्यादा है अगर जेड से तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, कम है तो वो नेगेटिव डेविएशन हो गया। इस ग्राफ से आपको चीजें क्लियर हो गई। आगे देखो, बहुत अब कम चीज बची है, फटाफट से उसको खत्म करेंगे। आपको ग्राफ कुछ इस तरह से भी दे सकता है जो मैंने नीचे बनाया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने z लिया है, ये जो ग्रीन, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आइडियल गैस की है जिसमें मैंने z इज इक्वल टू 1 दे दिया है, ये प्रेशर है, ये z है। ठीक है, अब ये देखो जो ये वाली 2 लाइन्स हैं, ये z ये वाली लाइन के ऊपर ही है, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर है ना ये दोनों लाइनें, तो यानी कि आइडियल गैस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी। अब ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है, ये ऐसे ऐसे वाली लाइन जो आ रही है, ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। बस इसमें और कुछ नहीं है, मतलब कि ये जो नीचे लाइन आ रही है ये नेगेटिव है क्योंकि ये आइडियल गैस से नीचे आ गई है, और जो ऊपर वाली लाइन है जो बिल्कुल आइडियल गैस से ऊपर ही है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। अब आप खुद देखो इस चीज को कि जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है उसका प्रेशर लो है। यहाँ देखो ये प्रेशर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ तक तो प्रेशर लो ही आ रहा है। आइडियल गैस से जब बाहर चली गई, आगे चली गई, पॉजिटिव, एक टाइम पे नेगेटिव शो कर रही थी एक टाइम पे पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव शो करने लगी तो प्रेशर बढ़ता चला गया, प्रेशर बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए कि मतलब आपको बस जो मैंने समझा दिया वो समझा दिया, उसके अलावा आपको और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, लास्ट चीज बची है, थोड़ा सा ये देख लो, ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है कि एक कंटेनर लिया आपने, उस कंटेनर में आपने 3 गैसेस मिक्स कर दी, हाइड्रोजन हीलियम एंड ऑक्सीजन। उस कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में ये 3 गैसेस को मिक्स कर दिया। बस ये देखो शर्त क्या होनी चाहिए कि वो गैस जो है आपस में रिएक्ट ना करे, बस रिएक्ट कर जाएंगी तो कुछ और ही बना लेंगी, तो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। when 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब गैसेस रिएक्ट करने वाली नहीं है, तो हमने कुछ गैसेस ली, हमने उसको एक वेसल में बंद कर दिया उन गैसेस को। अब क्या होगा, जो तो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों गैस का जो प्रेशर होगा, पहली बात तो वो पी टोटल होगा। तो वो क्या बोल रहा है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोल रहा है कि जो प्रेशर होगा टोटल तीनों गैसों का, जो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर, यानी कि टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है ये पूरी मिक्सचर, बराबर किसके है, सम के किसके, इन तीनों के इंडिविजुअल गैसेस, इंडिविजुअल गैस है P1 P2 P3, इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के, यानी कि पार्शियल प्रेशर मतलब अपना अकेले का प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब देखो हाइड्रोजन जैसे गैस, एक कंटेनर में तीनों गैस है, हाइड्रोजन समझे कि भाई पूरा कमरा मेरा ही है, हीलियम समझे कि पूरा कमरा मेरा ही है, ऑक्सीजन समझे कि पूरा कमरा मेरा ही है। जैसे हम कहते हैं दोस्त का टिफिन पूरा भाई मेरा ही है,
है ना, वही चीज़ है। दूसरा कहेगा नहीं हाँ भाई ये तो मेरा ही टिफिन है। जैसे दोस्त की गाड़ी, 3-4 दोस्त बैठते हैं तो अपनी ही समझते हैं, है ना, कोई वो नहीं कि भाई आधी इसकी भी आधी उसकी, ऐसा कुछ नहीं, पूरा अपना ही राज है। तो वही चीज़ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, तो यानी कि P1 P2 P3 इंडिविजुअल हो गई गैसेस, इनका सम हो गया पार्शियल प्रेशर का, तो ये जो पूरा सम होगा वो P टोटल के बराबर होगा। बस ये आपको पता होना चाहिए। बस लास्ट एक ये स्लाइड रह गई है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन गैसेस का मतलब है कि गैसेस को अब हम लिक्विड में बदल रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया भाई, जब हम गैस को लिक्विड में बदलेंगे तो हम वही चीज करेंगे। जब हम लिक्विड को गैस में बदल रहे थे तो हमने क्या किया था, टेम्परेचर को बहुत हाई कर दिया था, प्रेशर को लो कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, गैस को वापस से लिक्विड में कर रहे हैं, तो अब हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और प्रेशर को हाई कर देंगे। तो वही चीज है। अरे 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 अरे, तो वही चीज है। अब ये 3 टर्म्स इनको देख लो एक बार फटाफट से, कुछ भी नहीं है, खुद भी समझ जाओगे। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल प्रेशर वो टेम्परेचर है जो हमें ये बताती है कि चाहे तुम प्रेशर को कितना भी बढ़ा लो, हमें क्या करना है, गैस को लिक्विड में बदलना है। गैस को लिक्विड में बदलने के लिए हमें प्रेशर को हाई करना होगा और टेम्परेचर को लो करना होगा। पर क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस, अगर इस टेम्परेचर पे गैस है, इस टेम्परेचर पे अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस पहुंच गई या इससे और आगे पहुंच गई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो वही चीज बोल रहे हैं, टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी कूल्ड, अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाउ एवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड, मतलब कि हाई प्रेशर को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर वही प्रेशर है जो हम अप्लाई करते हैं जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि अब टेम्परेचर पे तो हम पहुंच गए, क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा गैस को लिक्विफाई करने में, तो अब हम प्रेशर को ही बढ़ा रहे हैं ताकि गैस लिक्विफाई हो जाए। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद जो प्रेशर लगाते हैं ताकि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए हमारी गैस, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल वॉल्यूम लास्ट टर्म रह गया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर भी आ गया है और क्रिटिकल प्रेशर भी है अब तो हमारे पास। और जो वॉल्यूम है, इन दो टर्म्स में क्रिटिकल टेम्परेचर भी हुआ पड़ा है भाई बहुत ज़्यादा, और क्रिटिकल प्रेशर भी बहुत क्रिटिकल है भाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस पर, इन दोनों पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा बाय 1 मोल ऑफ गैस, वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। ठीक है। यहां पे हम गैसेस को खत्म करते हैं, इसके बाद हम लिक्विड स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही कुछ लिक्विड है, इस लिक्विड थोड़ा इससे आसान होगा, लिक्विड थोड़ा शायद इससे आसानी होगी समझने में। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है, मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन शुरू करने वाली हूँ हर चैप्टर के, तो अब वो चीज़ बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि क्वेश्चन्स भी कराएं, बिल्कुल कराऊंगी, सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। क्योंकि अब देखो कितना टाइम हो गया तुम्हें, 3-3 4-4 महीने 5-5 महीने पहले से तुम ईवीएस की स्टार्टिंग कर चुके हो, अब तुम चीज़ें भूलते जा रहे होगे। तो जब क्वेश्चन साथ में चला देंगे तो तैयारी अच्छी होगी। ठीक है। तो लिक्विड नेक्स्ट चैप्टर आएगा, और इसको आई होप समझ में आया होगा। डाउट्स हो तो पूछ लो, और यार कमेंट में डाउट्स चलो डाल दिया करो। क्या होता है ना कि कमेंट में मैं समझा नहीं पाती, फिर मुझे यही बोलना पड़ता है अल्टीमेटली कि व्हाट्सएप पे आप एक बार मैसेज करो, क्योंकि समझाना फिर उसमें, अच्छा ऑडियो या तो मैं भेज दूँ समझाने के लिए, या वीडियो ही भेज दूँ समझाने से उससे, ठीक है, तो कमेंट में ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो कमेंट में आप डाउट्स ज़रूर लिखा करो, और साथ में मुझे मैसेज भी कर दिया करो एक बार। ठीक है। तो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो डाउट्स हालांकि इसमें रहने नहीं चाहिए, काफ़ी सरल तरीके से समझाने की सारी कोशिश कर दी है मैंने। तो चलो बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई है लंबी, एंड मैं अब लिक्विड्स की वीडियो को स्टार्ट करूँगी, थोड़ा कंटेंट अभी बाकी है। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।